हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आपके पास 1 मिनट है। जो भी अब तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट है। आप में से किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है तो आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। 1 मिनट डाउट क्लास आपकी ले लेते हैं। बताइएगा जरा। इसने यहाँ अरुण, पायल, पूनम, रोहित, जो भी आपके डाउट हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तुम्हारा अगर कोई भी डाउट बन रहा है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। नो डाउट तो मैं फिर आगे चलूं। सोकेत चौधरी साहब, आपका कोई डाउट हो फिर ये मत बोलना गुरुजी हमारा कोई डाउट रह गया था। अब आपने पिछले 2 दिन में देखा हो तबीयत अभी ठीक नहीं संतोष। पिछले 2 दिन से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था। पिछले 2 दिन से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज कराए थे। लेकिन आज जो आपकी क्लास चलेगी, आज की क्लास का टॉपिक होगा आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। पहले थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे। चलो तो बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे चल सकता हूं। मैंने 3 मिनट आपका वेट कर लिया है। किसी बच्चे ने नहीं बोला कि कोई डाउट है। तो चलो, ये क्लास नंबर 10वीं है आज। और चलिए, है तो क्लास नंबर ये 12वीं 13वीं, लेकिन बीच में जो छूट गई थी ये वाली क्लास थी। सर एमएसपी थोड़ी सी मुझे समझा दीजिएगा। एमएसपी आ जाएगी क्लास में बेटा। अब आओ जरा देखिए। सबसे पहले आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, मतलब जो क्लास में टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक क्या है? सबसे पहले आज टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। भैया टॉपिक क्या है? अरे भाई, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, एक अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी। आप सभी को मैं सबसे पहले बताऊंगा, एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। बच्चों आप सभी जानते हैं एक किताब लिखी गई थी। इस किताब को लिखने वाले कौन थे? तो बच्चों आप बताओगे कि ये जो किताब लिखी गई थी, इस किताब को लिखने वाले थे चाणक्य। इस किताब को लिखने वाले कौन थे? इस किताब को लिखने वाले चाणक्य कह सकता है, वो आपसे कौटिल्य भी कह सकता है, वो आपसे विष्णुगुप्त भी कह सकता है। देखो, जब आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र किताब को किसने लिखा, तो आप चाणक्य कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो, विष्णुगुप्त कह सकते हो, ये एक ही नाम है। लेकिन ये जो किताब लिखी गई थी, ये किताब आपकी राजनीति पर लिखी गई थी। ये बात आप याद रखना, ये जो किताब आपकी लिखी गई थी, ये किताब आपकी राजनीति पर लिखी गई थी। बच्चों किस पर लिखी गई थी? राजनीति पर। ये सवाल ना जाने कितनी बार आपके पेपर में आ चुका है कि जो किताब आपकी अर्थशास्त्र थी वो किस विषय पर लिखी गई थी। लेकिन जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो भी अर्थशास्त्र है। फिर उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, सर अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पहले बताइएगा, तो ये जो अर्थशास्त्र है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इस अर्थशास्त्र की जब आप बात करोगे, इस अर्थ का मतलब होता है धन। इस अर्थ का शास्त्र होता है धन। अर्थ का मतलब हो गया धन, और शास्त्र का मतलब विज्ञान। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का विज्ञान। बात समझ में आया नहीं आया? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है भैया? पता है, आज पेट का एग्जाम था, बहुत आसान पेपर आया था, बहुत आसान पेपर। इस अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? धन का विज्ञान। इस अर्थशास्त्र को अगर हम बात करें, ये जो इकोनॉमिक शब्द है,
ये इकोनॉमिक शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द था। जैसे कि आप लोगों से मैं एक शब्द पूछूंगा, मैंने आपसे पूछा हिस्ट्री, मैंने आपसे पूछा ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो हिस्ट्री है मतलब इतिहास, ये किस शब्द से मिलकर बना है? ये जो हिस्ट्री शब्द है ये किस शब्द से मिलकर बना है? जो हिस्ट्री है तो आप कहोगे सर एक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिया, एक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, इनसे मिला है ये हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्री बना है। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द था? सर ये ग्रीक भाषा का शब्द था। किसका? ग्रीक भाषा। उसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना, उसी तरीके से ये लैटिन भाषा का शब्द था ये शब्द, और इससे क्या निकला था? ये इकोनॉमिक्स निकला था। और इकोनॉमिक्स किताब को जो लिखा है वो कौन लिखे हैं? इकोनॉमिक्स को बेटा वो लिखे थे अरस्तु। कौन लिखे हैं? अगर आपसे पूछ रहा हो कि इस किताब को लिखने वाले कौन थे, तो बच्चे वो थे आपके अरस्तु जी। वो कौन थे दोस्तों? अरस्तु। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बोलो जरा। देखिए मैंने आपको ये सिर्फ एक सवाल बताया है कि जो अर्थशास्त्र होता है, इस अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, मतलब धन का विज्ञान। धन की जरूरत हमें कहां पड़ती है? धन की जरूरत, मनी की जरूरत, पैसे की जरूरत हमें कहां पड़ती है? आप अच्छे से जानते हैं कि धन की जरूरत हमें कहां पड़ती है। तो बच्चों आप बताइएगा धन की जरूरत आपको कहां पड़ती है? बोलो भैया, धन की जरूरत आपको कहां पड़ती है? सर आप कहोगे डेली नीड में जरूरत पड़ती है, आपकी मार्केट में जरूरत पड़ती है, आपको कोई सामान लाना हो वहां आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। मतलब पैसे को कैसे मैनेज करना है एक तरीके से वो आपको आज सीखना है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले जब आप धन का विज्ञान पढ़ेंगे, 3-4 फैक्ट पहले ये पढ़िएगा, पहले 3-4 फैक्ट ये लिखते रहना बेटा साथ के साथ। अच्छा सुनो, अब संतोष ने एक सवाल पूछा है, सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो अर्थशास्त्र है इसे किसने लिखा? चाणक्य ने या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने? तो मैंने कब मना किया है? अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया कि इस किताब को इसने लिखा है, लेकिन ये किताब किसने लिखी? ये किताब किस सब्जेक्ट पर है? तो भैया सब्जेक्ट आपसे पूछ रहा तो आप कहोगे सर ये आपके राजनीति पर है, लेकिन जिसको लिखा अरस्तु ने है, जिसको लिखा अरस्तु ने है, वहां सारी की सारी धन की बात की गई है। वहां किसकी बात की गई है? धन की बात की गई है। अब ये बताओ आप समझ में आई नहीं आई भैया? संतोष जी चलो क्लियर हुई? तो थोड़ा सा आगे चलो। आगे चलने के बाद हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके क्या हो रहा है आज यार। अब आ जाओ, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई मुझे ये बताओ द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? आपका आंसर क्या आएगा? सर द फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस, जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। उसी तरीके से धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? आज मेरे सारे फैक्ट सुन लेना। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। और एडम स्मिथ ने मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को ही द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, है ना? ये बात आप याद रखना। और कल का पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। कल मैंने आपको बताया था ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। ये सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? याद होगा तो आप जरूर बताएंगे। एक कह रहा जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने तो नहीं पढ़ा है आपको कहीं पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम। कल ही आपको पढ़ाया था कि दादा भाई नेहरू जी, और ये वही दादा भाई नेहरू जी हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अभी आप लोगों ने ही बताया था। चलिए
इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। जब आगे लेकर चलता हूं, देखिए यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था बेटा। एडम स्मिथ ने किसको क्या कहा है बेटा, आपके जो अर्थशास्त्र है उसे धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। आपका कई बार बता दूं, साइंस ऑफ मनी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी एक पुस्तक थी, कोई बच्चा बता सकता है इनकी पुस्तक का नाम क्या था। एडम स्मिथ की एक किताब थी, एक बुक थी जिसका नाम क्या था बेटा, एक बुक थी जिसका नाम बता सकता है कोई बच्चा। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था, कोई भी बताए एक बच्चा। हाँ, जीडी के लिए ले सकते हो ये क्लास। उनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। आपको याद नहीं है, आप लोग भूल गए हो। दादा भाई नौरोजी की किताब मैं नहीं पूछ रहा हूं, दादा भाई नौरोजी अलग हैं, मैं पूछ रहा हूं एडम स्मिथ की। और मैं ध्यान से सुनो बेटा, जब एक एक पॉइंट आप पढ़ोगे अच्छे से याद रखोगे तो ही आपका क्लियर हो पाएगा। मैंने आपसे पूछा है कि ये व्यक्ति साइंस ऑफ मनी तो कह रहा है, लेकिन इसकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। आप याद रखोगे वेल्थ ऑफ नेशन। आप भूल कैसे जाती हो गुड़िया, लिख के इनको रखा करो। यानी कि एडम स्मिथ जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ मनी कहा है। इनकी किताब थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं बोलता हूं एक एक वर्ड अपने कॉपी में नोट करते हैं, कितने बच्चे हैं जरा मुझे बताना। क्योंकि जो पीडीएफ वो तो अलग है, पीडीएफ तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो पीडीएफ में लिखे हुए नहीं होते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूं उन्हें लिखा करो, है ना, उन्हें लिखा करो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या हो रहा है आज। चलिए, अब बात आती है कीमत क्या होती है। किसी भी चीज की, हर चीज की कीमत होती है बच्चों, पहले ये बताओ हर चीज की कीमत होती है, बोलो यस या नो। हर चीज की कीमत होती है। मैं अगर आपसे पूछूं ये जो मैंने मार्कर लिया इसकी भी अपनी एक अलग प्राइस है, ये जो मैं अगर टी शर्ट पहना हूं इसकी भी एक अलग प्राइस है, ये जो माइक लगा इसकी अलग प्राइस है, ये जो टी शर्ट पहनी इसकी अलग प्राइस है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो मार्कर है इसकी एक अलग प्राइस है, ये जो मैं गिलास जिसमें पानी पी रहा हूं इसकी एक अलग प्राइस है। यानी कि हर चीज की प्राइस होती है। हर चीज की क्या होती है बच्चों, हर चीज की एक प्राइस होती है। कीमत क्या होती है, तो भाई जब मैं कीमत की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान देना कीमत होती क्या है। कीमत किसे कहते हैं, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है भाई, किसी चीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये कीमत रख दी आपने यहां पर, आपने यहाँ एक मार्केट है बेटा, कोई भी मार्केट है, इस मार्केट में आपने कीमत यहां पर रख दी, प्राइस रख दिया, आपने प्राइस रख दिया कितना, 300 रुपए, मान के चलना थोड़ी देर के लिए, आपने मार्केट में प्राइस रख दिया 300 रुपए। दोस्तों अगर आप मार्केट से आगे चलोगे या मार्केट से पहले चलोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। यदि आप मार्केट से आगे चलोगे या मार्केट से पीछे चलोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मान के चलना, मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि ये जो मार्केट प्राइस है ये आपने 300 रुपए ज्यादा रख दिया मार्केट के हिसाब से। भाई एक मान लो एक टी शर्ट, नहीं टी शर्ट नहीं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए आप कुछ सामान लेने जाते हो और सामान लेने के लिए सबसे छोटी चीज मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर की बात करता हूं, मैंने मार्कर ले लिया, इस मार्कर को आप तो 300 रुपए में बेच रहे हो, एक और दूसरा व्यक्ति है उसने मार्कर 150 रुपए में बेच दिया। तो बच्चों एक बात बताओ कि लोग तुम्हारे मार्कर को 300 में खरीदने आएंगे या 150 में खरीदने आएंगे, जरा बताइए मुझे। लोग तुम्हारे सामान को 300 में खरीदना पसंद करेंगे या जब उन्हें 150 में मिल रहा है वो अच्छा काम करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, तब 150 वाला ही माल बिकेगा, तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कई बार, उन्होंने एक लाइन कही थी और वो लाइन क्या थी बच्चों, कि कई बार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। बच्चों ध्यान से सुनना,
उन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है, मार्केट से बाहर कर देती है। समझने की कोशिश करना बच्चों, ये है बात क्या? ये मैटर ये लिखा है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चीज 150 की है, ये 300 की है, दोनों मार्कर का काम कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी बेशक अच्छी है, लेकिन अब लोग क्वालिटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अब लोग थोड़ा सा यहां चल रहे हैं। तो बच्चों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कई बार होता क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई प्राइस नहीं होगा, क्या मार्केट में किसी चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है? आप बताओ। जब तक किसी चीज का कोई प्राइस नहीं होगा, क्या उस वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है? दोस्तों आराम से बताओ। जब तक मार्केट में किसी चीज, अच्छा मैं मान लो मैं मार्केट में हूं और मैं मार्केट में इस मार्कर को बेचना चाहता हूं, अगर इसका प्राइस कुछ है नहीं तो क्या मैं इसको पूरे दिन बेच पाऊंगा? मान लो मैं मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है, उस पे 1000 मार्कर है, यहाँ बहुत सारे मार्कर हैं, लेकिन किसी भी मार्कर पर प्राइस नहीं है। जब प्राइस नहीं है तो क्या मैं उस मार्कर को कोई खरीद पाएगा? इसने रेसर मनोज, गौतम कुमार, क्या मेरे मार्कर को आप खरीद पाओगे? फिर आप कहोगे यार कोई फायदा नहीं है बात करने से, ये बंदा तो अपने एटीट्यूड में है, ना ही बात कर रहा ना ही कुछ कर रहा है, ये सामान बेच नहीं चाह रहा। इसका मतलब ये हुआ, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको हर चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए जब आप मार्केट में जा रहे हो। और जब मार्केट में जा रहे हो वैल्यू नहीं पता तो वो अगला बताने वाला चाहिए। और मान लो तुम कह रहे हो जी मार्केट का अपना प्राइस बताओ, क्या तुम कह रहे हो हमारा कोई प्राइस नहीं है। मान लो यहाँ पे गुड़िया है मुस्कान लोधी, वो आई भैया बोली भैया मुझे मार्कर चाहिए, हम बोले हमारे मार्कर का कोई प्राइस नहीं है, तो इसका मतलब या तो आप खरीदना नहीं चाहते या फिर आप बेचना नहीं चाहते। बात क्लियर? तो कीमत क्या होती है समझ में आ गई? कीमत किसे बोला जाता है समझ में आई बच्चों? थ्योरी पढ़ो, कहते हो रोज थ्योरी नहीं पढ़ाते हो गुरुजी। थोड़ी तबीयत मुझे ठीक लग रही है तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो कीमत क्या होती है समझ में आ गया आपको? कीमत किसे कहा जाता है? मतलब आप याद रखिएगा कि मार्केट में जब तक किसी वस्तु की कीमत नहीं होगी, प्राइस नहीं होगी, जब तक उसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही उसे बेचा जा सकता है। बस आपको 2 पॉइंटों पर फोकस करना है। अब दूसरी बात आती है बाजार क्या होता है। भाई मार्केट तो आपने बता दी, अब बताओ बाजार क्या होता है। अब बाजार क्या होता है बच्चों? भाई प्राइस की आवश्यकता कहां होगी बच्चों, ये बताओ। जो प्राइस की आवश्यकता होगी वो कहां पड़ेगी? जो प्राइस की आवश्यकता है वो कहां होगी? सर प्राइस की आवश्यकता होगी बाजार में। अब प्राइस की आवश्यकता घर में तो हो नहीं, प्राइस की आवश्यकता जो होगी वो कहां पर होगी? सर बाजार में। तो इसका मतलब बाजार पढ़ो पहले, बाजार क्या होता है, बाजार के बारे में पढ़ते हैं। बाजार क्या होता है बच्चों? देखिए जब मैं बाजार पर आता हूं, बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें वस्तु की खरीद और बिक्री हेतु क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस दृष्टि से वस्तु का स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है। बच्चों अब बात आती है कि बाजार क्या होता है। कुछ लोग तो समझ गए, कुछ बच्चे तो समझ गए कि बाजार क्या होता है, कुछ बच्चे तो समझ गए कि बाजार क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं भी जो शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि मार्केट होती क्या है। देखिए मार्केट में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एक तो होगा खरीदने वाला, मैं पहले लिखूंगा बेचने वाला, एक तो होगा बेचने वाला और एक होगा खरीदने वाला। पहले ये बताओ मार्केट में ये 2 लोग रहते हैं या नहीं रहते? अगर मार्केट में ये दोनों नहीं होंगे तो बच्चों ये ध्यान रखना वो किसी प्रकार की कोई मार्केट नहीं होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं बच्चों, प्राइस आपको पता लग गया कि भाई अब आप यहाँ एक बेचने वाला है, इसके पास में आईफोन 40 है, आईफोन है इसके पास में, क्या है बच्चों? आईफोन 40 है इसके पास। आप आईफोन 40 लेने जाते हो, उस आईफोन 40 ये जो बेचने वाला है, ये जो खरीदने वाला है, ये गया और यहाँ पे एक प्राइस इसका पहले से पता है कि इसका प्राइस है बेटा 1,40,000 रुपए। कितना? 1,40,000 रुपए। अब देखो आपको ये भी पता लग गया कि प्राइस क्या होता है।
आपको यह भी पता लग गया बाजार क्या होता है। यानी कि बाजार 3 प्रकार के होते हैं। बाजार क्षेत्रीय भी हो सकता है, बाजार आपका राष्ट्रीय भी हो सकता है, बाजार आपका अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका नेशनल भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो 3 पॉइंटों पर याद रखना होगा। बाजार में प्राइस की आवश्यकता होती है, बाजार में खरीदने वाला होना चाहिए, बाजार में अगर बेचने वाला होना चाहिए। बच्चों अगर बाजार में इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो वो बाजार कभी भी सक्सेस नहीं होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बाजार में अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है, ना तो ये है, ना ये है और ना ये है, तो वो बाजार कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बच्चों बाजार समझ में आ गया किसे कहते हैं? मैं पीडीएफ तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके आता हूं, बाकी समझाता तो मैं सारी चीज आपको अपने हाथ से हूं। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं गुरुजी एक बात बताओ, आप तो अब जैसे रेसर मनोज है, ये कई बोलते हैं गुरुजी तुम पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाते हो। बेटा पॉलिटी मेरा मेन सब्जेक्ट तो है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स उससे भी बेस्ट समझ आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना? आपको इकोनॉमिक्स उससे भी बेस्ट समझ में आ रही होगी। बोलो यस या नो? आ रही दीपान से नहीं? तो बच्चों अब आप समझ गए कि कीमत क्या होती है, बाजार समझ गए। अब चलो गुरुजी तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात कौन सी है गुरुजी? उस तीसरी बात को समझाइएगा। तीसरी बात आती है वस्तु। अब वस्तु क्या होती है भैया? वस्तु समझिएगा, वस्तु जिसको आप या तो खरीदने जा रहे हो, ध्यान से सुनो रे सर मनोज, वस्तु होती है या तो किसी चीज को आप खरीदने जा रहे हो या किसी चीज को आप बेचने जा रहे हो। भाई वस्तु क्या होगी? मैंने आपको 3 चीज बताई हैं। 3 चीज मैंने बताई, कीमत, मैंने बताई बाजार और मैंने बताई वस्तु। वस्तु क्या होती है? वस्तु का मतलब होता है, वस्तु से आशय होता है ऐसी वस्तु से जिसका उत्पादन विक्रय हेतु किया जाता है, उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु उगाई गई सब्जी वस्तु नहीं होती है ना? कि तुम कोई सब्जी उगा ले, आलू उगा ले कि ये हमारी वस्तु है, नहीं, वो तो डेली यूज वाली चीज है। परंतु किसान द्वारा बाजार में बेची गई सब्जी वस्तु की श्रेणी में आती है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आप कई बच्चे कहेंगे सर आपने हमें आज 3 चीज क्लियर की। आपने हमें सबसे पहले क्लियर किया इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपने सबसे पहले ये क्लियर किया। हम बोले ठीक है। इसके बाद आपने गुरुजी क्लियर किया प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है। इसके बाद गुरुजी आपने क्लियर किया मार्केट क्या होता है, मार्केट भी क्लियर हो गया। और चौथी चीज की हम बात कर रहे हैं वस्तु क्या होती है। तो बच्चों वस्तु होती है या तो किसी को भाई ये मार्कर क्या है, ये भी तो एक वस्तु है। या तो अगर मेरे पास ये वस्तु है तो मैं इसे खरीदने जा रहा हूं, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसे लेने जा रहा हूं। यानी कि वस्तु का मतलब होता है या तो कोई व्यक्ति उसे खरीदने आ रहा है या उसे कोई व्यक्ति बेचने आ रहा है। बात क्लियर होगी? किसान द्वारा उगाई गई सब्जी वस्तु में नहीं आती है, ये बात आपको याद रखना होगा, ये बात आपको याद रखना होगा। तो यहां तक चारों पॉइंट आप समझ गए बच्चों? जिसका ऑल क्लियर है शशांक, ऑल क्लियर है? इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो लेन देन वाला गुड्स, है ना, लेन देन वाला बाजार। बहुत बढ़िया। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी बच्चा हो जिसको ना पता लग रहा हो कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो इस बात को देख के बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि इकोनॉमिक्स को अरस्तु ने लिखा है या अर्थशास्त्र ने लिखा है, दोनों अलग अलग है। जैसे आप बताओ एक गांव में 2 पवन नाम के लड़के नहीं हो सकते क्या? आप बताओ, क्या एक ही गांव में 2 पवन नाम के लड़के नहीं हो सकते? भाई मेरा नाम पवन मोरल है, मैं तो अपना नाम इस तरीके से लिखूंगा, हो सकता है किसी और का नाम पवन मोरल हो, वो अपना नाम PAVN लिखता हो। तो फर्क हुआ बच्चों? नहीं हुआ। तो अरस्तु का कहने का मतलब अलग है और बच्चों उसका कहने का मतलब अलग है। अरस्तु अलग बोल रहे हैं और चाणक्य अलग बोल रहे हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चों? चलिए अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है मांग। अब मांग क्या होती है भैया? मांग के बारे में सुनो। आज इकोनॉमिक्स के तो मैं सारी चीज समझा दूंगा, मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल 1 बाय 1 करके। मांग क्या होती है? मांग क्या होती है पहले इसे पढ़ लो, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा। मेरे छोटे भाई का नाम भी पवन है, थैंक यू सो मच दोस्त। अब इसे पढ़ो जरा एक बार, मांग क्या होती है? मांग पढ़ो जरा पहले क्या होती है।
कितने बच्चे समझ गए कि मांग क्या होती है? कितने बच्चे समझ गए कि मांग क्या होती है गुरुजी? डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? कितने बच्चे समझ गए? कितने दोस्तों को क्लियर हो गया कि डिमांड क्या होती है? सत्संग, डिमांड क्लियर होगी? देखो, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, ध्यान रखना बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो बताओ कि वो वस्तु महंगी होगी या मंदी होगी? आप बताओ। यदि मार्केट में वस्तु की डिमांड ज्यादा हो गई तो बच्चों ये बताओ वो वस्तु महंगी होगी या कम मंदी होगी? तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर मार्केट में किसी चीज की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, बच्चों ध्यान से सुनना, सप्लाई कम हो रही है डिमांड ज्यादा आ रही है, तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो बेचने वाला है, जो क्या है बच्चों, जो सामान को बेचने वाला है, वो क्या करेगा, वो अब रेट बढ़ा देगा। वो क्या कर देगा? रेट बढ़ा देगा। हो सकता है इससे डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इसने रेट बढ़ा दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और बच्चों ये ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में रेट भी इंक्रीज होते जाते हैं। जब वस्तु की मांग बढ़ती है, ध्यान रखना, जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो मेरे प्यारे बच्चों रेट अपने आप बढ़ जाता है और अपने आप मार्केट तेज हो जाती है, अपने आप मार्केट तेज हो जाती है। और मान के चलो सप्लाई ज्यादा हो जाए, ये बात ध्यान रखना बच्चों। यहां पे क्या मैं कर रहा हूं आपसे, अब क्या हुआ बच्चों, सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी कि अब सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई ध्यान से सुनो, सप्लाई क्या है अब मैं आपको यहां बताऊंगा जरा 1 मिनट के लिए। मार्केट में आलू की डिमांड ज्यादा हो गई, किसकी? आलू की डिमांड ज्यादा हो गई, आलू की डिमांड है ज्यादा है, लेकिन आलू की डिमांड थी 100 किलो की, कितने की? 100 किलो की। आलू आया कितना? 50 किलो। तो ऐसी स्थिति में मार्केट तेज हो गई थी, ऐसी स्थिति में मार्केट तेज हो गई थी। लेकिन बच्चों अब हुआ क्या, सप्लाई ज्यादा हो गई, मतलब आलू आ गया 200 किलो, आलू आ गया 200 किलो, और आलू चाहिए कितना? डिमांड कितनी है? डिमांड है 100 किलो की। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो 100 किलो अब फालतू बचा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट मंदी होगी या तेज होगी? ऐसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट मंदी होगी या तेज होगी? बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेट अपने आप में डिक्रीज होते जाएंगे। यहां पे रेट इंक्रीज हुए थे, यहां पे रेट डिक्रीज होते चले जाएंगे, यानी कि यहां पे मार्केट मंदी हो जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? मार्केट मंदी हो जाएगी, और यहां पे मार्केट तेज हो जाएगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ईमानदारी से बताओ, किसी किताब विताब में नहीं बताएगा आपको ऐसे, ना किताबी लैंग्वेज मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। तो ये 3 चीज आज आपने पढ़ी कि डिमांड ज्यादा होने पर, फिर से आपको बता रहा हूं, अभी समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, यहां बताऊंगा आपको, अगर समझ आ गया तो जरा जवाब दो। किसी चीज की डिमांड ज्यादा होने पर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। अगर आपको समझ आ गया दीपांशी तो बताओ, मार्केट में डिमांड ज्यादा होने पर क्या होने लगता भैया? शशांक मिश्रा आप बताओ, अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं यहां पे, सप्लाई हो जाती है कम, डिमांड हो जाती है ज्यादा, तब मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में मार्केट में महंगाई आ जाएगी। मार्केट में क्या आ जाएगी? मार्केट में महंगाई आ जाएगी। और बच्चों मान के चलो, यहां पे सप्लाई हो गई ज्यादा और यहां पे डिमांड होगी कम, तो ऐसी स्थिति में मार्केट क्या होगी? सर मंदी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? मंदी आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए। सप्लाई और डिमांड वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सप्लाई ज्यादा होने पर क्या होता है और सप्लाई कम होने पर क्या होता है, मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये ध्यान रखना, मैंने कल आपको पढ़ाया था, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि रुपया ज्यादा होने पर मार्केट में क्या होता है बच्चों? रुपए ज्यादा होने पर मार्केट में क्या होता है? अगर तुम्हारे पास पब्लिक पे पैसा ज्यादा हो जाए तो बच्चों ध्यान रखना, मार्केट अपने आप महंगी हो जाती है, अपने आप महंगी हो जाती है मार्केट। ये बात आप ध्यान से सुन लो,
मार्केट अपने आप कैसी होती है, मार्केट अपने आप महंगी हो जाती है। और जब पैसा ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट तेज हो जाएगी लेकिन रुपए की जो वैल्यू होगी, ये बच्चों याद रखना, वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। मान लो आज तुम्हारे पास 5 लाख रुपए कहीं से आ जाए तो तुम पैसे को फिर समझोगे नहीं कहां से आ रहे हैं, उड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास रुपए कम हो जाते हैं तो बेटा ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में मार्केट में अपने आप मंदी आ जाती है। अगर रुपए कम हो जाते हैं, मान लो पब्लिक के पास रुपया नहीं है, तो मार्केट अपने आप मंदी हो जाती है। लेकिन उस समय रुपए की वैल्यू कैसी होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुपए की वैल्यू कैसी होती है? रुपए की वैल्यू यहां तो कम थी और यहां रुपए की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहां रुपए की वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगी, रुपए की वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों ऐसा इन्फ्लेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति में यही काम होता है। इन्फ्लेशन जो होता है ना, इन्फ्लेशन में सब कुछ यही होता है। तो आपको ये मुद्रास्फीति भी समझ, अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो ये मुद्रास्फीति का है, ये मुद्रा संकुचन का है, ये सप्लाई ज्यादा होने पर है और ये सप्लाई कम होने पर है। तो 4 पॉइंट बड़े प्यारे रूप में आप समझ गए कि भैया मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, डिमांड ज्यादा होने पर क्या होता है, डिमांड कम होने पर क्या होता है। अब इसका अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो तुम फॉर्मूला अपने आप बना लोगे, है ना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आपका लेकर चल रहा, वस्तु। अब आप समझ गए क्या होती है, वस्तु समझ गए। अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ति। भाई पूर्ति क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई क्या होती है बच्चों, सप्लाई क्या होती है? भाई सप्लाई होती है, जैसे मान लो सप्लाई होती है भाई 10 किलो की जरूरत है और आपको 10 किलो ही भेजा जा रहा है, इसका मतलब मैं लिख दूंगा भाई सप्लाई बराबर चल रही है। अगर मान लो हमें 10 किलो की आवश्यकता थी, भाई सप्लाई क्या होता है, सप्लाई होता है बेटा डिमांड की, डिमांड को पूरा करना, डिमांड या मांग को पूरा करना, डिमांड को, डिमांड को कंप्लीट करना, ये सप्लाई कहलाता है। अब अगर आपसे कोई पूछता हो कि डिमांड क्या होती है, तो डिमांड मैंने आपको बढ़ा दिया, नीड टू इक्वल सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों अगर जितने की जरूरत है उतना हमें ला रहा है, यानी कि सप्लाई हमारी ठीक चल रही है। सप्लाई का मतलब आप लोग समझ गए कि क्या होता है, और डिमांड का मतलब आप समझ गए क्या होता है, मुद्रास्फीति आप लोग समझ गए क्या होता है, मुद्रा संकुचन आप समझ गए क्या होता है, और बिना किसी पीडीएफ के समझ गए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। बच्चों एक बात करनी थी आपसे छोटी सी, अगर आप लोग तैयार हो तो। बच्चों एक सेकंड वेट करना। चलिए, तो बच्चों मांग हुआ, मतलब ये सारी चीज आपकी क्लियर होगी, सप्लाई तक मामला क्लियर हो चुका, पूर्ति अब तुम्हारी क्लियर होगी। अर्थशास्त्र, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। पहले तो ये बताओ, मार्केट में यूज होने वाली सारी चीजें समझ आ गई आपको, मार्केट में जिस जिस चीज का यूज होता है वो आपको सब समझ में आ गया। मार्केट में किस किस चीज का यूज होता है, मांग का, डिमांड का, सप्लाई का, और कीमत का, बाजार क्या होता है, ये सारी चीज क्लियर होगी। जब ये चीजें क्लियर होगी तो बच्चों अब देखते हैं अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र सबसे पहले तो आपको बताना है, इसे बोलते हैं धन का विज्ञान, इसे बोलते हैं धन का विज्ञान। और धन का विज्ञान बोलने वाला कौन था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या था, सर जी वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या था सर, वेल्थ ऑफ नेशन। अब अर्थशास्त्र में हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण, आवंटन आदि गतिविधियों का एक समुच्चय है। जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ये रही बच्चों, गुरुजी नहीं याद हो रही,
वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को लिखा था एडम स्मिथ ने। किसने लिखा था बच्चों? एडम स्मिथ ने लिखा था। इसे लिख लो सभी बच्चे कि बताइए वेल्थ ऑफ नेशन को किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। बच्चों अर्थशास्त्र है क्या? उत्पादन कितना हो रहा है, मतलब आपने कितना पैसा कमाया, मार्केट में कितने रुपए से आपने कमाया, उपभोग कितना खर्च कर लिया, वितरण कहां कहां खर्च किया, वो सारी चर्चा अब हम करने वाले हैं। अब बच्चों बात आती है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अब बात आती है बच्चों आपकी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों जब अर्थव्यवस्था की बात आती है कि सर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी की, तो आप बताएंगे सर इकोनॉमिक्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, जो डेवलप्ड हो चुकी है, ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था जो आपकी पूर्णतः विकसित हो चुकी है, यानी कि पहली अर्थव्यवस्था होती है विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है बच्चों? विकसित अर्थव्यवस्था। एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि जिस पे काम अभी चल रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमिक। और एक होती है बच्चों अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछता हो कि इकोनॉमिक को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो आप लोग बताओगे 3 पार्टों में। सर इनके एग्जाम्पल भी देते चलो। एग्जाम्पल नहीं, पहले इनको मैं समझाऊंगा कि ये कौन सी व्यवस्था क्या है, और जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, डेवलप्ड इकोनॉमिक कौन सी होती है। एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, मेरे पढ़ाने के बाद आप अच्छे से समझ जाते हो, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है। बोलो यस या नो। लाइक इंडिया। अब वेट करो, प्लीज वेट। जब तक मैंने, देखो अभी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, पहले आप इसे समझो। मैंने 1 मिनट आपको दी है, जरा इसे समझो पहले। आप समझो पहले इसे 1 मिनट बस। सर इकोनॉमी की कितने, इतनी क्लास है? बहुत क्लास है अभी तो यार, अभी तो 8 क्लास हो रहे हैं कम से कम इकोनॉमी की। पहले इसे लिखो शशांक। आप इसे लिखो पहले एक बार। हो गए बच्चों? अब देखो मैं आपको समझाता हूं, जब मैं आपको समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। विकसित देश वे होते हैं, सर कौन से विकसित देश होते हैं? जिनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जिनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। बच्चों एक बात बताओ, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस स्टेट की है? हमारे देश में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो आपका आंसर आएगा सर गोवा। आपका आंसर आएगा गोवा। अब देखो आगे चलो, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर, तकनीक तथा लोगों के जीवन उच्च स्तर होने के साथ साथ संरचनात्मक विकास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जनसंख्या और बेरोजगारी का स्तर बहुत कम होता है। आप नहीं समझे अभी? सर विकसित अर्थव्यवस्था किन देशों में है? विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की है, अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित विकसित अर्थव्यवस्था नहीं समझे, मैं बताऊंगा, पहले परेशान मत होइएगा। विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की होती है जिन देशों में रह रहे सभी लोगों की आय ज्यादा होती है। जहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, जहां पे जनसंख्या और बेरोजगारी, जहां पे जनसंख्या कम होती है और बेरोजगारी भी कम होती है, बेरोजगारी भी कम होती है, उन्हें माना जाता है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा,
हमारे देश में क्या जनसंख्या कम है? हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर हैं पॉपुलेशन में। अब जरा मुझे इतना बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सवाल पूछूंगा, उनका जवाब देना। और सवाल वो ये होंगे, जनसंख्या कम को तो आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, किसी एक बच्चे का नाम ले रहा हूं, किसी एक बच्चे का, और मैंने नाम लिया पायल पंवार का। पायल, तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति जॉब पर हैं? आप बताओ, तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति जॉब पर हैं? पायल, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, गुड़िया आपके परिवार में कितने गवर्नमेंट जॉब पर हैं? तो आप कह सकती हो भैया एक भी नहीं है, या एक है, या दो है। आपने कहा एक है। परिवार में मेंबर है 5, 5 में से एक गवर्नमेंट जॉब पर है। चलो ठीक है, अब मैं दूसरे बच्चे का नाम पूछता हूं। दूसरा बच्चा है वो आपका दूसरा नाम मैंने पूछ लिया आपसे यहाँ पे। चलो जो खुद ही बता रहे हो, एक है, दो है। मान लो तुम्हारे परिवार में अगर 11 व्यक्ति हैं, तो क्या 11 के 11 गवर्नमेंट जॉब पे हैं? बोलो यस या नो। अगर आपके परिवार में 11 व्यक्ति हैं कि 11 गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप कहोगे सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। यानी कि हमारे यहाँ पे लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना, हमारे यहाँ पे लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना, बेरोजगारी का लगातार बढ़ना। कई परिवार ऐसे मैं आपको बता सकता हूं जहां 10-10 लोग हैं और एक व्यक्ति के पास भी जॉब नहीं है। समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति के पास भी जॉब नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ क्या है सर, हमारे यहाँ तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन हो चुका है? अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, अगर मैं वर्ल्ड में पॉपुलेशन की बात करूं तो बेटा इंडिया की पॉपुलेशन मैं अगर 2011 की बात करूं तो 121 करोड़ थी, 121 करोड़। और आज हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं, पहले नंबर पर आ चुके हैं। तो हमारे यहां पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है भाई, बेरोजगारी तो लगातार बढ़ेगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम का स्रोत नहीं होगा, तो क्या हम विकसित देशों में आ पाएंगे? क्या हम विकसित देशों में आएंगे बेटा? आप बताओ, क्या हम विकसित देशों में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आपको एग्जांपल के तौर पर यह बताना है कि विकसित देशों में कौन कौन से देश आते हैं। आपको ये बताते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में किस किस देश को रखा गया है। आज की थ्योरी वाला पार्ट कैसा लगा? चार पांच सवाल पूछ लेता हूं, देखता हूं पुराना कहीं खत्म तो नहीं हो गया है। कैसा लगा? कहीं खत्म तो नहीं हो गया बच्चों? 4-5 सवाल पूछता हूं। बताओ बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? सवाल का जवाब दो बच्चों। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? 5 सवाल पूछूंगा बस, ज्यादा नहीं। दूसरा, आपको बताना बेटा एग्रीकल्चर किस 5 ईयर प्लानिंग का टारगेट था कि उसको हमें डेवलप करना है? एग्रीकल्चर को डेवलप करना किस 5 ईयर प्लानिंग का टारगेट था? बोलो भैया। 2 हो गए। तीसरा सवाल देखो, हो गया। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको बताना है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। चौथा सवाल, एसबीआई बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? एसबीआई बैंक का पहला नाम क्या था? ओल्ड नेम। पुराना नाम क्या था इसका? इसके बाद आपको बताना है 5वां सवाल, डिमांड ज्यादा होने पर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? डिमांड ज्यादा होने पर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पांच के 5 अगर ठीक हो जाए तो एक बार लिख देना लव यू मोरल भैया, अगर 5 के 5 ठीक हो जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना 1770 में, जो कि भारत में खुलने वाला पहला बैंक था, है ना।
दूसरे पर लेकर चलता हूं, एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक, है ना। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एसबीआई बैंक का पूरा नाम था बेटा, पुराना नाम इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। बना कब? 1921 में। मार्केट अपने आप तेज हो जाती है। 5 के 5 किसके ठीक हुए भाई? 5 के 5 किसके ठीक हुए हैं? वाह भाई वाह शशांक, वाह आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। भाई संतोष एक बात पूछना चाहते हैं, पूछो भाई पूछो। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी, SEBI। भाई एक बच्चे ने पूछा सर सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शैलेंद्र कुमार जी का एक सवाल था कि सर इस सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी, SEBI, सेबी, इसे शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय विनिमय प्रतिभूतियों का बोर्ड। फिर से बता रहा हूं आपको, फुल फॉर्म होती है इसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। याद रखना, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में, 1988 में स्थापना हुई। और इसे एक बार फिर से बता रहा हूं, आप चलो आज की क्लास तो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। फीडबैक देके जाया करो यार, तुम फीडबैक देके नहीं जाते हो। कितनी बार बोला हूं आपसे कि फीडबैक देके जाया करो, फीडबैक देके जाया करो। चलो फीडबैक भी छोड़ो, आज कल सुबह क्या होने वाला है, मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हारे लिए मैराथन लेकर आ रहा हूं, स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके मैराथन। यूट्यूब पर होगी बेटा, SSC अड्डा पर। क्या कल 9 बजे फ्री हो आप सभी? क्या कल सभी 9 बजे फ्री हो बच्चों? बेटा एक बच्चे ने पूछा सर एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ की जो फुल फॉर्म होती है, कौन बच्चा ये पूछने वाला? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और पूछना किसी कुछ, जैसे मान लो मेरी खुद की एक एनजीओ है जिसका नाम है मोरल गेट्स फाउंडेशन, है नहीं, मैंने वैसे एक एग्जांपल आपको दिया है। तो एनजीओ ये कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों कल आप सभी 9 बजे यूट्यूब पर आएंगे, मैं आप सबका वेट करूंगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और एक बात और याद रखना, जब भी मेरी अब क्लास होगी आपकी मंडे, आपकी जब मंडे क्लास होगी, जो मैंने पढ़ाया उसका टेस्ट लूंगा, एक एक बात आपसे पूछूंगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आपने बने। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खुश रहो। कल सुबह 9 बजे मुझे SSC अड्डा पर जरूर मिलना बच्चों, ठीक है? SSC अड्डा पे आप लोग जरूर मिलना। और बताओ किसी का कोई डाउट हो तो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो भैया। अच्छा एक बच्चे ने और पूछा, सृष्टि सिन्हा, एक मिनट रुको भाई, सृष्टि का क्या सवाल आया? ये सृष्टि ने पूछा भैया एनटीपीसी की क्या फुल फॉर्म होती है? एनटीपीसी, एनटीपीसी बताओ भाई, किसी को पता हो तो बताओ। एनटीपीसी आप लिख लो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगर एनटीपीसी आपको लिखनी है तो लिख लीजिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। फिर से बोल रहा हूं आपको, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये आपकी एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, आप कोई डाउट नहीं रहा होगा, कल फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है भैया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ 5 बजे क्लास होगी यार, फीडबैक देके जरूर जाना, ठीक है, बाय बाय।